पर्ची अंदर जाती, पियोन लेके जाता और वो 3-3 घंटे तक मुझे बुलाते ही नहीं, क्योंकि वहाँ पैसे के बिना काम नहीं होता और 5 लाख रुपए पर बीघा की रेट है। मेरे को यूआईटी में बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, तो कोई परेशान इतने समय से आ जा रहा, तो मेरे को देख रहे थे तो परेशान हो रहा हूँ। मैंने कहा ये काम नहीं हो रहा है यार इस तरह से, तो बोले यार लोकेश जी से बात करो, ये आपका काम करा देंगे। डिमांड का सत्यापन होने के बाद ही फिर डिलीवरी दी और उसको ट्रैक किया। निष्पक्ष जांच होती है और तरीके से जांच होती है तो 90% इसके दायरे में आ जाता है। मैं तो कहता हूँ रिश्वत लेने वाला सजा भुगते या न भुगते, लेकिन ईमानदार आदमी जिसने कर्मचारी है या अधिकारी है वो अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी की सज़ा ज़रूर भुगतेगा। नमस्कार, मैं मयूर जोशी, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। और यूआईटी में हो रहे भ्रष्टाचार को खोलने के लिए और उस पूरी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए एक मुहिम की शुरुआत हुई और देवीलाल जी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने जो परिवादी बने आरोपित है दलाल लोकेश जैन। सर, पूरा घटनाक्रम क्या था और किस तरह से आपने इस मुहिम को अंजाम दिया, कुछ बता सकते हैं? जी, ऐसा है कि मेरी एक पैतृक ज़मीन है, जिसको पैतृक ज़मीन है ढींकलीवाड़ा में। उस ज़मीन को क्या मैंने 90A कराने के लिए आवेदन किया था यूआईटी के अंदर। तो उस ज़मीन के अंदर क्या बहुत सारे अराजी ऐसे हैं जो अपने हाउसिंग बोर्ड द्वारा उसको एक्वायर करने के लिए कभी मतलब 10-20 साल पहले एक अखबार में विज्ञप्ति नहीं, अखबार में प्रकाशित हुआ था कि ये हाउसिंग बोर्ड इसको एक्वायर कर रही है, और इसकी कोई उन प्रपोजल बना के हाउसिंग बोर्ड वालों ने जयपुर अपने हाउसिंग बोर्ड को भेजा था कि भाई हम ये ज़मीन एक्वायर करना चाहते हैं। तो वो क्या है कि एक्वायर करने के वो एक्वायर में आगे सारा अराजी, तो जब भी वहाँ पे यूआईटी के लिए 90A के लिए आवेदन करते हैं तो उसके अंदर क्या है वो एक्वायर ज़मीन की जब रिपोर्ट होती है सभी सेक्शन से, तो ये भूमि आवाप्ति में नहीं, आवाप्ति सेक्शन से रिपोर्ट होती है, तो उसके अंदर लिखा हुआ आ जाता है कि ये ज़मीन इस हाउसिंग बोर्ड की स्कीम में अवाप्त है, अवाप्त शुदा, इसलिए इसको एनओसी लानी पड़ेगी। तो वो फिर रिपोर्ट होती है, तो फिर उसके बाद में वो एनओसी के लिए यहाँ से लेटर बनाते और जयपुर से अपने नगरीय विकास विभाग से एनओसी आती, उसके बाद ये लोग उसको 90A करते हैं, वरना करते ही नहीं। तो हमारी जो ज़मीन थी, मेरी जो ज़मीन थी, उसके लिए फिर मैंने आवेदन किया था। तो इन लोगों ने 2019 में आवेदन किया था, तो इन्होंने वो एनओसी के लिए लेटर भेजा, तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, या वहाँ से कुछ भेजा भी था लेटर तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और वो फाइल मेरी कोरोना आ गया उसके बाद और ऐसे रह गई वो। फिर मैंने लेके नए सिरे से वापस फाइल लगाई, नए सिरे से 2022 में फाइल लगी। उसके बाद में मैं उसके पीछे पड़ा और यहाँ से लेटर बनवा के फिर वहाँ भेजा। जयपुर भी 3-4 बार गया, जयपुर 3-4 बार चक्कर लगाए। तो वहाँ क्या होता था, वहाँ पे मनीष जी गोयल जो नगरीय विकास विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, वो इस काम को देखते हैं, प्लस एक यशपाल थे जो बाबू, वो देखता था, और बाकी उनके प्रमुख शासन सचिव उसके हेड ऑफ जो डिपार्टमेंट थे कुंजीलाल जी मीणा। तो मैं जब भी जाता था बाबू से मिलता था, तो बाबू मुझे सिर्फ यही जवाब देता था कि आप जयेश साहब से बात करो, मतलब मनीष जी गोयल से बात करो। मतलब बाबू उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता फाइल का स्टेटस। तो मैं फिर जाके और मनीष जी गोयल के बाद जाके चपड़ासी को पर्ची देता था कि भाई ये अपने इसका मेरे को पर्ची देता था कि मेरे को साहब से मिलना है। तो वो क्या है ना कि साहब पर्ची अंदर जाती, पियोन लेके जाता और वो 3-3 घंटे तक मुझे बुलाते ही नहीं। मैं वहाँ पे बैठा रहता था। अब उदयपुर से जयपुर उनसे मिलने के लिए जाता था उस फाइल की पता करने, वो 3-3 घंटे नहीं मिलते थे। फिर उसके बाद में कि मेरी मीटिंग आ गई, वो निकल के उठ के चले जाते, या बाबू को कह देते, वो पियोन पूछने जाता तो उसको बोलते थे साहब मीटिंग में, जबकि कोई मीटिंग नहीं, दूसरे जने जाके मिलते रहते हैं और मैं परेशान होकर बैठा रहता। ऐसे में 3-4 बार हुआ, कभी मिले कभी नहीं मिले, मिलते थे 2 टूक, ठीक है मैं दिखवा के आपको पता कर तो के बता दूंगा, ये कह के मुझे रवाना कर देते थे। इस तरह से मैं 3-4 बार चक्कर लगा चुका था। फिर लोगों ने मुझे, कहीं मैं यूआईटी में जाता तो यूआईटी में बोला लोगों ने, किसी ने कि यार भाई साहब आप घूमते रहोगे, कोई काम होने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पैसे के बिना काम नहीं होता और 5 लाख रुपए पर बीघा की रेट है, रिश्वत की रेट है, उसके बिना आपकी एनओसी नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा कि भाई यार ज़मीन मेरे पिताजी की, मैं उनको रिश्वत किस बात की दूँ? ठीक है ना, इसमें वो क्या कर रहे हैं जो रिश्वत दूँ? हालांकि इसके अंदर एनओसी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एनओसी की आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि इसमें एक मंत्रिमंडलीय कमेटी ने इस ज़मीन की जो इन्होंने जो एक्वायर करने के लिए किया था ना, उसके अंदर उन्होंने ये कह दिया था कि ये ज़मीन हमारे उपयोग की नहीं है और ये जो योजना है वो शून्य प्रभावी है। ऐसा सब जनों को एनओसी में लिख के दिया, जितनी एनओसी लोग लाए सब जनों को लिख के दिया कि ये शून्य प्रभावी है। उसके बावजूद भी ये पैसों के खेल में इस तरह से क्या हमेशा एनओसी इंडिविजुअल आराजी से मंगाते थे, जबकि एक आराजी में लिख के आ गया तो उसका मतलब वो पूरी स्कीम शून्य प्रभावी हो गई, तो जरूरत ही नहीं थी एनओसी, लेकिन पैसों के चक्कर में इस तरह से खेल चल रहा था। अब फाइल गई, फिर पैसे नहीं, ये पैसे के बिना काम नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा किससे करा मैं, तो किसी ने बताया कि भाई ये एक एजेंट है जो आपका काम करा सकता है। मैंने उससे संपर्क किया, उसने कहा भैया 25 लाख रुपए लगेंगे।
फिर 25 लाख रुपए मैंने कहा ठीक है भाई। आरोपी लोकेश जैन से किसके कहने पर आप संपर्क में आए? मेरे को यूआईटी में बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, तो कोई परेशान इतने समय से आ जा रहा, तो मेरे को देख रहे थे तो परेशान हो रहा हूँ। जी। तो मैंने पूछा यार ये मेरा काम नहीं हो रहा। किसी ने पूछा भाई साहब क्यों घूम रहे हो? मैंने कहा ये काम नहीं हो रहा है यार इस तरह से। तो बोले यार लोकेश जी से बात करो, ये आपका काम करा देंगे। तो फिर मैंने लोकेश जी से अब संपर्क एक किया। बात बताएं कि एसीबी से आप कब संपर्क में आए? एसीबी से जब मैंने लोकेश जी से संपर्क किया तभी मैंने एसीबी से संपर्क कर लिया कि भाई इस तरह का पैसा मांग रहे, तो मैंने कहा इस तरह का ये मामला है जिसको अपन को ट्रैप करना है। तो एसीबी उसके लिए तैयार हो गई। उनको पूरा उन्होंने पहले सत्यापन किया, 2 बार गवर्नमेंट का रिकॉर्डर लेके मेरे पास वहाँ से जयपुर से आदमी भेजा, 2 बार सत्यापन हुआ उसकी डिमांड का सत्यापन होने के बाद ही फिर डिलीवरी दी और उसको ट्रैप किया। जी। एक बात बताएं कि ये 90A का जो आप कराना चाहते थे, अपनी ज़मीन को 90A में कराना चाहते थे, ये वास्तविकता में कराना चाहते थे या सिर्फ इस भ्रष्टाचार को खोलने के लिए आपने ये सब चीज़ें करी? नहीं, वास्तविकता में मैं कराना चाहता हूँ। मेरी पैतृक ज़मीन है जिसका मैं चाहता हूँ उसको रिसोर्ट में कन्वर्ट कराऊँ और वहाँ पे कुछ आय का ज़रिया हो, इसलिए मैं आय के ज़रिए के व्यवसाय करने के हिसाब से मैं करना चाह रहा था। बाकी कोई मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था, लेकिन उद्देश्य तो हमेशा शुरू से रहता ही है कि मैं शुरू से भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ रहा हूँ और पिछले 20 सालों से मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ, अलग अलग महकमे में, अलग अलग विभाग में। लेकिन ये ठीक है अगर ऐसा आया तो मैंने कहा रिश्वत तो मेरा देने का कोई उद्देश्य है नहीं, ना देता ना वो वाली बात है, तो मेरे पे ने इसके लिए बात बताएं कि क्या आपको लगता है कि अभी तो बहुत कम लोगों के नाम बाहर आए हैं, क्या आपको लगता है कि और बहुत सारे अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं और बहुत बड़े बड़े शहर के नाम इसमें सम्मिलित हैं? बिल्कुल, इसके अंदर पूरे ये चीज़ क्या है, ये जो नगरीय विकास विभाग है सबसे भ्रष्ट विभाग है और इसका क्या पूरे राजस्थान के अंदर सारी जो यूआईटी यूडीएस सब इसके अंडर में आते हैं। तो भ्रष्टाचार सब जगह फैला हुआ है, करोड़ों की लाखों की ज़मीन है जो सरकार की ज़मीन ये लोग हड़प के बैठे हुए हैं और उसको ये रिश्वत लेके और लोगों के नाम कर रहे हैं और इस तरह का खेल बहुत लंबा चौड़ा चल रहा है। अभी ये तो सुई की नोक जितना नहीं, अगर इसके अंदर निष्पक्ष जांच होती है और तरीके से जांच होती है तो 90% इसके दायरे में आ जाते हैं, 90% कर्मचारी इसके दायरे में आते हैं। 90% कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 90% कर्मचारी इसके दायरे में आते हैं। ऐसा कोई कर्मचारी नहीं जो रिश्वत नहीं लेके काम करता, लेकिन हाँ कुछ कर्मचारी ईमानदार भी हैं जो बिल्कुल पैसे नहीं लेते हैं और काम भी कर देते हैं जनता का, लेकिन उन लोगों को हाशिए पे डाल रखा है। मतलब ईमानदार कर्मचारी भी हैं, ईमानदार अधिकारी भी हैं, जिनको हाशिए पे डाल रखा उनको न तो कोई कमाई का काम दिया जाता न कुछ भी नहीं, क्योंकि जो बाबू या जो कर्मचारी अफसर को कमा के नहीं दे सकता उस कर्मचारी को कुछ काम नहीं देते हैं। ऐसा एक विभाग नहीं, ये सभी विभागों के अंदर परिपाटी है और वो ईमानदार आदमी हमेशा सज़ा भुगतता है। मैं तो कहता हूँ रिश्वत लेने वाला सज़ा भुगते या न भुगते, लेकिन ईमानदार आदमी जिसने कर्मचारी है या अधिकारी है वो अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी की सज़ा ज़रूर भुगतेगा और वो भुगतता भी है। आज अच्छे से अच्छे कई कर्मचारी को जाके पूछोगे जो ईमानदार हैं वो आज भी सज़ा भुगत रहे हैं। उनको बड़ा वो लगता है कि अपन रिश्वत नहीं लेते हैं इसलिए अपन मतलब हाशिए पे डाले गए हैं और जो रिश्वत लेते हैं वो आराम से ऊपर बढ़ रहे हैं। तो मतलब उन लोगों के लिए मैं उन कर्मचारियों के भी सपोर्ट में हूँ कि उन कर्मचारियों को इस तरह से, जबकि वो ईमानदार है, कि उनके उसूल में नहीं है कि हम रिश्वत लें, जब वो रिश्वत लेना ही नहीं चाहते हैं लेकिन उनको उस दलदल में फंसना ही नहीं। ऐसा है, ईमानदार भी कर्मचारी और अधिकारी भी है। भविष्य में क्या योजना है, क्योंकि आपने बहुत ही एक अच्छा कार्य करा कि इतने बड़े जो जालसाजी हो रही थी, इतने लोग जो इसमें सम्मिलित हैं, लोगों की पूरी ज़िंदगी की कमाई लग जाती है इन सारी चीज़ों के अंदर। ऐसे में लोगों से भी क्या कहना चाहेंगे और इन दलालों के जो जाल में फंसते जा रहे हैं लोग बाग, उनको किस तरह से सतर्क रहना चाहिए? मेरा तो ये कहना है कि भाई पहले तो आपको, अगर आप काम को खुद कराओ और खुद करा के समझ के और खुद कराओ और आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अगर अधिकारी और कर्मचारी आपको यदि कोऑपरेट नहीं करें तो आप अगर रिश्वत मांगे तो आप एसीबी में शिकायत करो, और अगर मान लो नहीं करे कोऑपरेट तो उसके लिए आप रस्ते हैं। और हम ऐसा, हमारा भविष्य का ऐसा प्लान है कि मैं पिछले 20-25 सालों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। एक हमने संगठन भी बना रखा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का। तो हम चाहते हैं कि पूरे राजस्थान में जहाँ भी करप्शन है भ्रष्टाचार मुक्त शासन होना चाहिए, ये हमारा ध्येय है। उसके लिए क्या हम चाह रहे हैं कि ये जो इन चीज़ों में फंस जाते हैं तो उसके लिए हम एक संगठन बना रहे हैं जिसके अंदर पूरे आम जनता को जोड़ेंगे और उनके किसी के भी इस तरह की कोई समस्या आएगी तो हम उनका मिल के समाधान करेंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार एक संगठित अपराध हो चुका, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक सब संगठित हो गए इस अपराध को करने के लिए। तो हम ये सोच रहे हैं कि अब जनता को भी संगठित हो जाना चाहिए इस अपराध को रोकने के लिए। अगर इसको नहीं रोका तो ये दिन ब दिन कैंसर की तरह बढ़ता जा रहा है और ज़िंदगी में अपन आगे आने वाली पीढ़ी के लिए अपन क्या देके जा रहे हैं, सब वो भी ले दे के अपनी ज़िंदगी चलाए या दे के रिश्वत दे के अगर अपना लाइफ जिए तो वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आने वाली पीढ़ी बिना रिश्वत दिए और
कानूनी रूप से काम करें। संविधान के अंतर्गत सारे संवैधानिक काम है और काम उसी हिसाब से होते हैं। मैं तो सरकार से भी कई बार ये मांग करूँगा कि इसमें आप भ्रष्टाचार के खिलाफ अच्छी तरह से मतलब बहुत ही मतलब इस जो ये है ना अपने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसके अंदर सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि 2018 के बाद जो इसमें जो संशोधन किया गया है उसके अंदर अधिकार इनके कम सीमित कर दिए गए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को। तो 2018 से पहले जो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम है उसके अंदर क्या है ना कि वापस 18 से पहले वाला बहाल किया जाए, ताकि इनको अधिकार वृद्ध रूप से हो और जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है आकस्मिक चेकिंग कर सकें ये, और उनकी कोई भी अगर भ्रष्टाचार की फाइल की शिकायत आती है वो फाइल मंगा सकें। जी, ये अधिकार इनके कम कर दिए। इसकी वजह से क्या ये भी बहुत सीमित रूप से काम करते हैं। ये भी क्या फंसना कोई भी नहीं चाहता, अधिकारी कर्मचारी अपनी नौकरी पे कोई नहीं आए ऐसा काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपने सीमित दायरे में काम करते हैं। तो इनका दायरा बढ़ना चाहिए, इनको वृहत पावर देने चाहिए और इसमें संशोधन करके ऐसा कड़ा एक्ट, मैं तो ये कहता हूँ भ्रष्टाचारी को फांसी होनी चाहिए, ऐसा नियम होना चाहिए। अगर कोई लेता है, रिश्वत लेता है और प्रमाणित होता है तो उसको फांसी होनी चाहिए भ्रष्टाचारियों को, जैसे चीन में है, ताकि वो दूसरी बार कोई दूसरा भ्रष्टाचार करने से पहले 10 बार सोचे, तभी देश के अंदर सुधार हो सकता है। जी। हमारी विशेष मुलाकात थी दिव्यलाल जी चौधरी साहब से, जिन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की ज़रूरत है। आपसे भी कभी कोई रिश्वत मांगे तो आप भी एसीबी में कंप्लेंट कर सकते हैं और इस मुहिम में इनका साथ देवें, इनके हाथ मजबूत करें, इनके संगठन को मजबूत करें। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ, धन्यवाद। लो फिर आया चुनावी सीजन, तैयार हो जाओ जनता जनार्दन। यह बेला है लोग को लुभाने की, सत्ता सुख पाने की, जनमत जगाने की। मौसम आया वादों और नारों का, होगा फिर खेला, लगेगा नेताओं का मेला। बाहुबली आएंगे, धनबल से ललचाएंगे, जनता तुम जागते रहना, कथनी करनी का पूरा हिसाब है लेना। होगी ताजपोशी या किरकिरी, देखिए हमारी खास पेशकश नेतागिरी।